Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 9th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 9 जुलाई 2026 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी के सभी करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आज हमारे जो मेजर आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पीआईबी के हैं, जिनको डिटेल से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, वो पीवाईक्यूज भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाते हैं। पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनने के बाद में लास्ट में दिए गए प्रश्नों को अटेम्प्ट करना। आपका जो भी स्कोर आएगा उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना। पता चलेगा कि आपने कितना कंसंट्रेशन मेंटेन करके इस पूरे के पूरे सेशन को सुना है। बाकी इस लेक्चर के जितने भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, ये वाला चैनल मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। अब पहला ही जो टॉपिक है ये हमारे लिए जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको पता है पर्सन इन न्यूज़, जो व्यक्ति न्यूज़ में रहते हैं उनको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमें पढ़ना पड़ता है, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं। तो दोस्तों आज जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं उनका नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो ये कौन है, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपके सामने पहले ये आएगा कि हम इनके बारे में बात कर क्यों रहे हैं। देखो, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पार्टी शुरू करी थी आज से काफ़ी टाइम पहले, जो आज बीजेपी पार्टी है। इससे पहले इन्होंने जो पार्टी शुरू करी थी उसका नाम था भारतीय जनसंघ। 1951 में स्टार्ट किया गया था और यही भारतीय जनसंघ बाद में जाकर बीजेपी बन जाता है, भारतीय जनता पार्टी बन जाती है। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल से डिस्कस करूंगा, लेकिन हम क्यों कवर कर रहे हैं इसके बारे में। अगर आप लोग पीआईबी को फॉलो करते हैं तो पीआईबी में आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर एक मिनिस्ट्री की साइड से ये टॉपिक, ये हेडलाइन पब्लिश हो रही थी। देखो यहाँ पे बात हो रही है भारत के वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सभी जगह से यहाँ पर ये जो कह सकते हैं हेडिंग है वो निकल कर आई है कि सब ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर एक फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया है। ठीक है, पुष्पांजलि यहाँ पर दी है। 125वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है रिसेंटली 6 जुलाई को, 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, अब 125वीं अपने आप में इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो एग्जाम में यहाँ से फिर प्रश्न आप लोगों से बन सकता है। सबसे पहले पॉइंट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे। देखो, इनका जन्म होता है 6 जुलाई 1901 में कैलकाटा में, जो आज कोलकाता के नाम से हम लोग जानते हैं, बंगाल प्रोविंस। बाद में क्या होता है, इनके जो पिताजी हैं आशुतोष मुखर्जी, ये कैलकाटा हाईकोर्ट के जज थे और इन्होंने भी दोस्तों बीए, एमए, एलएलबी ये सब कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट किया। बाद में जो कह सकते हैं एक बैरिस्टर बनकर आए ये 1927 में लिंकन इन से। यहाँ पर ये एक मतलब जैसे बैरिस्टर गया, वकील की तरह यहाँ पर एक प्रोफेशन की हम बात करें तो बैरिस्टर बनते हैं। फिर 23 जून 1953 में दोस्तों इनकी डेथ हो जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कस्टडी में रखा हुआ था इन्हें श्रीनगर में, और इसी कस्टडी के दौरान ही यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। ये एक छोटा सा समरी मैंने आपको बताया इनके लाइफ के बारे में, जन्म और क्या पढ़ाई की है और डेथ के बारे में, समझे। अब यहाँ पर जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो दोस्तों देश की आज़ादी से पहले 1947 से पहले और देश की आज़ादी के बाद 1947 के बाद 1953 तक इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, योगदान क्या रहा है देश के प्रति, ये बात आपने पता होनी चाहिए। जब मैं बात करता हूँ बिफोर इंडिपेंडेंस, देश की आज़ादी से पहले, जब ये 33 साल के हुआ करते थे तो एक यंगेस्ट वाइस चांसलर बन चुके थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के। बाद में बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये जाते हैं एज एन इंडियन नेशनल कांग्रेस कैंडिडेट, जहाँ पर ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। फिर 1937 में इनको इलेक्ट किया जाता है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इलेक्शंस के अंदर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे चुन कर आते हैं, जिसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक पार्टी पावर में आई जिसका नाम है कृषक प्रजा पार्टी। फिर उसके बाद में इन्होंने फिनांस मिनिस्टर ऑफ बंगाल के अंदर भी सर्व किया, बंगाल प्रोविंस में फिनांस मिनिस्टर की तरह सर्व किया 1941 से लेकर 42 तक, ए फजलुल हक प्रोग्रेसिव कोएलिशन गवर्नमेंट के अंदर में। फिर उसके बाद में ये ऑल इंडिया महासभा के प्रेसिडेंट भी बने 1943 से लेकर 1946 तक। और फिर जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था देश की आज़ादी से पहले, जो महात्मा गांधी जी के थ्रू लॉन्च किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू लॉन्च किया गया था, इस पूरे क्विट इंडिया मूवमेंट को ओपोज किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। फिर इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात आती है, ये तो हमने डिस्कस किया कि देश की आज़ादी से पहले किन किन चीज़ों में इनका योगदान था। फिर देश की आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद आप देख पाओगे किन किन चीज़ों की चर्चाएं होती हैं।
जब देश आज़ाद हो गया, यानी कि आप देखोगे ये कंडीशन 1946 तक की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई 1943 से 46 तक ऑल इंडिया हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट ये बन चुके थे। फिर उसके बाद अगले ही साल 1947 में देश आज़ाद हो जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है फ्रॉम वेस्ट बंगाल, उसमें इनको इलेक्ट किया जाता है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। फिर बाद में ये भारत के पहले मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई बनते हैं प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। इनके अंदर में जो फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ पहला मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई कौन था, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। बाद में दोस्तों इन्होंने 1950 में रिजाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली पैक्ट हुआ था, नेहरू लियाकत पैक्ट जिसको कहा जाता है, इसके प्रति इनका एक डिसएग्रीमेंट था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इससे ज़्यादा अग्री नहीं कर रहे थे, जिसके बेसिस पे 1950 में उन्होंने रिजाइन ही कर दिया कि भाई हमें आपके अंडर में सर्व ही नहीं करना। और रिजाइन करने के बाद फाइनली 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी को बनाया, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी का रूप लेती है। और पार्लियामेंट के अंदर में उस समय पर इन्होंने आर्टिकल 370 को कंप्लीटली ओपोज भी किया था। इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, जो उस समय पर यूनियन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर पॉलिसी को लेकर बात कर रही थी, या जम्मू कश्मीर के लिए अल्टीमेट पॉलिसीज लेकर आ रही थी, उसके खिलाफ इन्होंने हंगर स्ट्राइक भी की थी। फिर जम्मू कश्मीर पॉलिसी के अंदर में कस्टडी में इनको रखा गया था, और कस्टडी के दौरान ही दोस्तों वही समय है 1953 का, जब 23 जून को इनकी डेथ हो जाती है। तो आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ऐसी पर्सनैलिटी न्यूज़ एग्जाम में आती रहती हैं, तो प्लीज़ खासकर जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़कर चलिएगा। आपको पता है मैं ऐसे टॉपिक ज़्यादा डिस्कस करता नहीं हूँ, बट पीवाईक्यू मुझे पता था कि हाँ भाई इस चीज़ से लेकर, क्योंकि मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज़ एनालाइज करे हुए हैं, तो एकदम से अचानक से यहाँ पर हिट कर गया, इस वजह से मैंने पूरा ये जो पीआईबी का टॉपिक उठा लिया। पीआईबी में लगभग 10 मंत्रालयों ने अलग अलग जगह पर ये सेम चीज़ पोस्ट कर रखी है, मैंने एक ही जगह पे छोटे से सेक्शन में आपको दे दिया है। और अगर इन फ्यूचर आपने रिवाइज भी करना है, पर्सनैलिटी न्यूज़ का सेक्शन अगर आपने रिवाइज करना है, तो एक छोटा सा रिवीजन पॉइंटर और दिया गया है। जो आर्टिकल हमने ऊपर डिस्कस किया है ना पूरे के पूरे 1 से 1.5 पेज में, वो सब एक छोटे से पैराग्राफ में आपको दोबारा से मिल जाएगा, फटाफट रिवाइज करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, जो उसमें वीडियो पॉज करके आप इसको रिकॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, यह है यूपीएससी का 2024 का वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया जा चुका है। एक तरफ यहाँ पे अलग अलग पार्टीज के नाम दिए गए हैं, भारतीय जनसंघ पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एंड स्वतंत्र पार्टी, और इनके लीडर्स के नाम दिए गए हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि भाई इन पार्टी को क्या इन लीडर्स ने ही बनाया है, यानी कि इन लीडर्स के थ्रू ही इसको लीड करा गया है। तो क्या भारतीय जनसंघ पार्टी बनाई गई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के थ्रू? कहोगे हाँ भाई, पहला वाला जो यहाँ पर पेयर है वो करेक्टली मैच हुआ है, सही बात है। सेकंड, क्या सोशलिस्ट पार्टी को सी राजा गोपालाचारी ने बनाया है? क्या कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को जगजीवन राम जी ने बनाया है? क्या स्वतंत्र पार्टी को आचार्य नरेंद्र देव ने बनाया है? तो ये तीनों के तीनों सेक्शंस दोस्तों ऊपर नीचे मिले हुए हैं। अब इसका करेक्ट आंसर कैसे पढ़ना है सुनिएगा। भारतीय जनसंघ के बारे में तो हमने पढ़ लिया क्योंकि ये न्यूज बना हुआ है, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी की बात करेंगे तो सी राजा गोपालाचारी ने यहाँ पर इसको नहीं बनाया है, याद रखिएगा। तो जो सोशलिस्ट पार्टी है इसको बनाया गया है आचार्य नरेंद्र देव के थ्रू। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड हो गया। फिर जब हम स्वतंत्र पार्टी की बात करते हैं तो राजा गोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी यहाँ पर बनाई है। थर्ड वाला पेयर आपको यहाँ पर ये कलेक्ट देखने को मिल जाएगा, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ये जगजीवन राम जी के थ्रू लीड किया गया था। तो 2 पेयर्स करेक्ट हैं, तो आंसर यहाँ पर आपका जाएगा ओनली 2। ठीक है, गेम ओवर, खत्म हो गया। चलिए अगला आर्टिकल आता है। अगला आर्टिकल और भी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है और यूनिक है। देखो इसको लेकर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा जा चुका है। लेदर इंडस्ट्री के बारे में ज्यादातर कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा नहीं, बट पीआईबी में 3 जगह पे कवर हुआ है। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की साइट से भी डिटेल्स निकल कर आती हैं कि आने वाले समय पर लेदर के आइटम्स को एक्सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा टारगेट भारत सेट कर रखा है। और इंडिया ने अभी आपको पता है काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और हर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन में एक कॉमन सी चीज़ ये नज़र आती है, हमारा टारगेट होता है कि हम अपने देश के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ हुआ लेदर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। देखोगे हमने कितने कंट्रीज के साथ एफटीए साइन किया है, सब में लेदर एक कॉमन सी चीज देखने को मिलेगी। भारत उन कंट्रीज से मांग करता है कि भाई हम आपको लेदर बेचेंगे, बस उस पर टैक्स मत लगाना। तो आज हम लोग एक्सपोर्टर भी हैं लेदर का, ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं दुनिया में लेदर के। अभी चलो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों है। और ये भी बताने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर सकते हैं। 2000 लाइक्स का टारगेट है, आप सब मिलकर यहाँ पर उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, रीज़न आपके सामने है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो पीयूष गोयल साहब हैं, इन्होंने अभी एक बहुत बड़े काउंसिल मीटिंग को एड्रेस किया है, और ये लेदर एक्सपोर्ट को लेकर यहाँ पे पूरा का पूरा मीटिंग हुआ है, जिसमें उन्होंने जोर दिया है कि लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री जो है भारत की, वो आने वाले 5 से 6 सालों में
फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की मदद से लगभग $15 बिलियन का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक अनुमान है। अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो कौन-कौन से रीजन्स हैं जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, जिससे भविष्य में हम $15 बिलियन तक का एक्सपोर्ट के ज़रिए पैसा कमा सकेंगे। ये बेसिकली हमारा टारगेट है। लेदर को एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकेंगे। इसमें हमारा ये भी फ़ोकस है कि हम मार्केट डाइवर्सिफ़िकेशन पे काम करें, यानी अलग-अलग जो कंट्रीज़ हैं, उनको देखें। ऐसा ना हो केवल कुछ ही कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आज दोस्तों यूके, यूरोप जैसे कुछ ही कंट्रीज़ हैं, सीमित जगह हैं, जहाँ पर भारत लेदर को एक्सपोर्ट करता है। तो हम उसमें डाइवर्सिफ़िकेशन की डिमांड करते हैं। तो लेदर का करंट स्टेटस है क्या? करंट स्टेटस देखोगे दोस्तों, तो करंट समय पर हम लोग लगभग 4 टू 4.5 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं अपना लेदर का आइटम या फुटवियर आइटम। हमारा टारगेट है आने वाले 5 से 6 सालों में कम से कम $15 बिलियन तक का यहाँ पर ये सब कुछ एक्सपोर्ट कर सकें। तो गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती क्या है? गवर्नमेंट चाहती है 5 से 6 सालों में एक बड़ी ग्रोथ हो। क्योंकि ऑलरेडी अगर पूरी लेदर इंडस्ट्री को देखोगे तो 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनको रोज़गार मिला हुआ है इस पूरे इंडस्ट्री में। और आने वाले समय पर जब ये $15 बिलियन तक का हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो अनुमान ये है कि इसी इंडस्ट्री में अपने आप पोटेंशियल है कि लगभग 1 करोड़ लोगों को ये रोज़गार प्रोवाइड करवा सकता है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकता है। समझ गए? इसमें 40% जो वर्कफ़ोर्स है, वो करंट समय पर महिलाएँ हैं जो काम कर रही हैं। तो लेदर इंडस्ट्री के बारे में कुछ ये बेसिक फैक्ट्स जिसको आप याद रख सकते हैं। जैसे आज लेदर का जो मेन प्रोडक्शन हो भी रहा है भारत के अंदर में, तो स्पेशली तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। और इतना इनफ मात्रा में हम लेदर का प्रोडक्शन करते हैं कि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ लेदर फुटवेयर ग्लोबली आफ्टर चाइना। यहाँ पर भी चाइना आगे ही है, हम सेकंड लार्जेस्ट पे आते हैं एक्सपोर्टर के मामले में या प्रोड्यूसर के मामले में। दुनिया में जितना भी लेदर का प्रोडक्शन हो रहा है उसका 13% प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है। तो लेदर इंडस्ट्री के बारे में बात हो गई, बाकी मैंने आपको बताया 40 लाख लोग को रोज़गार मिला हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया आज 15-20 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है लेदर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा लेदर एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो अमेरिका को, जर्मनी को और यूके को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि अब अपने मार्केट को थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई करें। छोटे-छोटे और भी बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ को पकड़ा जाए और उनको ये जो लेदर के आइटम्स हैं या जो लेदर वगैरह है, फुटवियर है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए। इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सबसे बेहतरीन काम करेगा, क्योंकि कभी भी 2 कंट्रीज़ के बीच में जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, दैट मीन्स यहाँ पर उन 2 कंट्रीज़ के बीच में हम व्यापार को और ज़्यादा ओपन कर रहे होते हैं, व्यापार खोल रहे होते हैं। एक-दूसरे के प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैक्स के ऊपर छूट दी जाती है कि भई हम आपको यहाँ पर इस तरीके से टैक्सेस के ऊपर में छूट दे रहे हैं, तो आपका आइटम उस कंट्री में ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगा। इंडिया ऑलरेडी 10 आसियान कंट्रीज़ के साथ में एफटीए साइन कर चुका है, जापान, साउथ कोरिया के साथ में एफटीए साइन कर चुका है। आने वाले समय पर जैसे अभी आपको पता है इंडिया यूके के बीच में जो एफटीए है वो बहुत जल्दी होने वाला है। इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में एफटीए को लेकर बातचीत की गई है, वो भी कंप्लीट होने वाली है 15 से 20 दिनों में। तो हमारा टारगेट होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना जो लेदर का आइटम है या लेदर है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें इन कंट्रीज़ में। और भविष्य में हम और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा हो गया, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज़ हो गए। अच्छा मुझे बताओगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कितने कंट्रीज़ आते हैं, कौन-कौन से हैं? ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन बताओ। ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहो तो चेक कर लेना। फिर मैक्सिको हो गया, ब्राज़ील एंड मर्कसर कंट्रीज़ हो गई, सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन हो गए। फिर उसके बाद इज़राइल, यूरोशियन कंट्रीज़ हो गई, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, रशिया, चिली, इक्वाडोर, ये सब कंट्रीज़ है जिसमें भविष्य में हमारा टारगेट है कि हम इनके साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत का लेदर है एक स्पेशल तौर पे उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों, नीड फॉर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि प्रेजेंट समय पर हम भारत का जो लेदर प्रोडक्शन कर रहे हैं 77% लेदर केवल 15 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कल अगर इनमें से किसी कंट्री ने मना कर दिया कि आपका लेदर नहीं चाहिए, तो अचानक से भारत का एक्सपोर्ट को झटका लग जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 77% अचानक से जो लेदर का एक्सपोर्ट है केवल और केवल 4 देशों में ही जा रहा है, यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली। और अगर कल ये मना कर दें तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या होगी कि लेदर को एक्सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा। एकदम से यहाँ पर सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। तो क्यों ना अभी से ही इसकी तैयारी कर ली जाए, क्यों ना अभी से ही मार्केट को डाइवर्सिफाई कर लिया जाए। कुछ छोटे-छोटे स्मॉल डेवलप्ड कंट्रीज़ को यहाँ पर देखकर उनके मार्केट का एक्सेस लिया जाए। तो ये 4 कंट्रीज़ की बजाय अगर हमारे पास में 25-30 कंट्रीज़ होंगी जो सबसे ज़्यादा लेदर को एक्सपोर्ट कर रही होंगी, तो भारत का लेदर मार्केट बहुत सिक्योर हो जाएगा और इस इंडस्ट्री में एक बूम देखने को मिलेगा, काफ़ी लोगों को सपोर्ट मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम को भी चलाया हुआ है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली है।
और हमारे मंत्रालय ने फोकस किया है कि हम लेदर की प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर में भी काम करेंगे। और ये भी बोला है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का लेदर बनाकर बेचना है, कोई नाम नहीं खराब होना चाहिए। जैसे आजकल मेडिसिन्स के बेसिस पे इंडिया का नाम कई बार खराब होता है। ठीक है? तो इसके लिए लेदर की क्वालिटी को चेक करने के लिए बीआईएस का सर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट लैबोरेटरीज़, ये सब की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। और इंडिया के पास में ऑलरेडी 12 लेदर डेवलपमेंट सेंटर्स भी हैं। तो इन सेंटर्स में हमें स्किल डेवलपमेंट पे काम करना होगा, स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना होगा, ठीक है? जिसके बेसिस पे हम ज़्यादा बढ़िया तरीके से लेदर का प्रोडक्शन कर पाएँगे। एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एआई से यहाँ पर जो फैशन ट्रेंड्स हैं उनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हम केवल कच्चा लेदर बनाकर नहीं बेच रहे। लेदर से बने हुए बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फुटवियर हो गया, ठीक है? शूज़ हो गए, स्लीपर्स हो गए, बैग्स हो गए, वॉलेट, बेल्ट, जैकेट, अपैरल, कोई और ड्रेसिंग सेंस में आप देख पाओगे जो भी आइटम यूज़ होते हैं। तो हम एआई का यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, जिसके माध्यम से फैशन ट्रेंड्स को अच्छे से एनालाइज़ किया जा सकेगा। फिर रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जल्दी-जल्दी प्रोडक्शन हो सकेगा, काम हो सकेगा। ठीक है? तो यहाँ पर इन दोनों को मिला देंगे, एआई और रोबोटिक्स को, इससे हमारी लेदर इंडस्ट्री और भी बढ़िया तरीके से ग्रो करेगी। तो इंडिया में लेदर बनाने की प्रक्रिया कोई नई नहीं है। 7000 सालों से भारत में लेदर बनाया जा रहा है। और ये जो एविडेंस है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर भी फाउंड करे गए हैं, ये याद रखिएगा। बाकी अगर बहुत जल्दी हम एक अच्छी क्वालिटी का लेदर बनाकर दुनिया भर के कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो हम एक ब्रांड बना सकते हैं और उसी ब्रांड इंडिया के नाम के अंडर में हम ये सारे के सारे लेदर को एक्सपोर्ट करेंगे अलग-अलग कंट्रीज़ को। ठीक है? क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? अब ये रहे छोटे-छोटे रिविज़न पॉइंटर्स, जिसको आप बहुत ईज़िली रिवाइज़ कर सकते हैं। सॉरी। यहाँ पर ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा कि भई आप जो हमने करंट समय पर लेदर का जो पूरा इंडस्ट्री है इसके बारे में समझा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में समझा और हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, वो हम लोगों ने कवर कर लिया। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें हम बात कर रहे हैं ई-सरस के बारे में। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में डिस्कशन हो चुका है, द हिंदू में टॉपिक ये छपा नहीं है ई-सरस को लेकर, बट पीआईबी में ज़रूर से आया हुआ है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये क्या है? एक्चुअली में हुआ क्या है, ई सरस या सरस आजीविका ये मार्केट को एक्सपैंड कर रहा है। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के माध्यम से गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं, रूरल वेमेन और वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, जो ये महिलाएं मिलकर आपस में एक ग्रुप फॉर्मेशन करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, तो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करने की यहाँ पर बात की जा रही है इस ई सारस प्लेटफॉर्म के अंडर में, याद रखिएगा। तो ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। और एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि भाई ये जो ई सरस प्लेटफॉर्म है एग्जैक्टली है क्या। तो ई सरस एक ऑफिशियल ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, यानी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पूछ लेगा कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का मेन पर्पस है कि जो वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने हाथ से प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। कोई महिलाओं का एक छोटा-सा ग्रुप है, वो गाँव में अपने कलाकारी बनाता है, उनके पास में एक बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन मार्केट प्लेस नहीं मिल पा रहा। तो इस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए उनको मार्केट प्लेस मिल पाएगा और मिलने की वजह से यहाँ पर उनके हैंडीक्राफ्ट्स को, उनका जो यहाँ पर हाथों की एक कला है, उसको एक पहचान मिल पाएगी, एक रिकॉग्निशन मिल पाएगा। तो आपसे 2-3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहली बात, ई-सरस प्लेटफ़ॉर्म कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दूसरा, किस लिए बनाया गया है? विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं, इनको प्रमोट करने के लिए। और ये इसको एक योजना के अंडर भी डील किया जा रहा है, जिसको नाम दिया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट तौर पे हमको दिखाता है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस। ये दिखाता है कि किस तरीके से एक गाँव वाले क्षेत्र में लोगों को लाइवलीहुड मिल सकता है। महिलाओं में सशक्तिकरण को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पर बात हो रही है। क्योंकि पिछले 11 सालों में अगर आप देखोगे, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया है। ये पब्लिक सर्विसेज को ट्रांसपेरेंट बनाकर एक्सेसिबल, एफिशिएंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी आज रूरल इंडिया में भी जा चुकी है। जिसकी वजह से आज चाहे वो गाँव वाला क्षेत्र हो, शहर वाला क्षेत्र हो, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है, इस डिजिटाइज़ेशन की वजह से। अब ये ई-सरस एग्जैक्टली क्या है? तो भाई ई-सरस है सरस आजीविका, एक ऑफिशियल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिवली बनाया गया है, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स के लिए जो वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू बनाए जाते हैं और उनको यहाँ पर एक इंटरनेशनल बेसिस पे मार्केटिंग सपोर्ट, ब्रांडिंग सपोर्ट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाता है।
अब कौन-कौन से प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो हैं ई-सरस पर बेचे जा रहे हैं। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है दोस्तों, ये स्पेशली कौन-कौन से हैंडक्राफ्ट को प्रमोट कर रहा है। तो दुनिया भर कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, इंडिया भर में अलग-अलग जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, लंबे समय से यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स के ऊपर में हाथों से एक कला दिखाई जाती है, उन सभी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्रमोट करने के ऊपर में काम हो रहा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ीज़ हो गई, राजस्थान का मार्बल हैंडीक्राफ्ट हो गया, जम्मू कश्मीर का पश्मीना प्रोडक्ट्स हो गए। ये सब आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं, याद रखिएगा, ई-सरस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर में। तो हर एक प्रोडक्ट कहीं न कहीं भारत के ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को शो करता है, कि भारत में लंबे समय से, बहुत टाइम से आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक कला के ऊपर में काम किया गया है, उस चीज़ को शो करता है। इंडिया में कलाकारों की कमी नहीं है, समझे? तो डायरेक्टली जो हमारे बायर्स हैं, उनको गाँव में जो ये कलाकार हैं, उनके साथ में जोड़ने का काम करता है ई-सारस प्लेटफ़ॉर्म। क्लियर हो गया? इसमें बहुत सारे आइटम्स वगैरह जो हैंडीक्राफ्ट बेसिस पे आइटम है, वो सब यहाँ पर प्रमोट करे जा रहे हैं। 8.62 करोड़ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को यहाँ पे एक्सेस दिया गया है इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का। 85% से ज़्यादा जो ये महिलाएँ हैं, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के नेटवर्क के साथ में। इसका फ़ायदा क्या होगा? विमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मजबूत होंगे, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएँगे, अपने मार्केट को एक्सपैंड कर पाएँगे, मार्केट का जो एक्सेस है, वो गाँव वाले प्रोडक्ट्स के लिए बढ़ पाएगा। डिजिटल इंडिया को हम लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, आत्मनिर्भर भारत को हम लोग एनकरेज करेंगे एंड जो रूरल इनकम है दोस्तों, वो इंप्रूव होती भी नज़र आएगी। तो ये इंपॉर्टेंस है ई-सरस प्लेटफ़ॉर्म का, जिसको आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। रिवाइज़ करने के लिए छोटे-छोटे रिविज़न पॉइंटर हैं, जिसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। देखो, मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मंत्रालय याद रखिएगा। मैं आपको ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन दिखा दूँगा, जहाँ पे सीधा-सीधा कोई भी मिशन है, कोई भी योजना है, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, कौन से मंत्रालय के अंडर में आ रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है। चलिए, अगला आर्टिकल आपके सामने है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की साइट से डिटेल निकल कर आती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट डिटेल है। हम एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ट्राइबेक्स। तो वैसे अभी पता नहीं इसके बारे में कि मतलब इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की बात की गई थी 8 जुलाई को, कल लॉन्च करने की बात की गई थी। देखूँ, अभी मैं चेक करके बताऊंगा इसको लेकर क्या अपडेट है। फिलहाल 7 जुलाई का यहाँ पर ये डेटा है, और इस डेटा के अंदर में ट्राइबेक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात की जा रही है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा ये, जो स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज़ को यहाँ पर एक पहचान देता हुआ नज़र आएगा। तो मामला क्या है, आइए मैं आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ। आर्टिकल कहता है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, ये 2 दिन का देश भर में एक वर्कशॉप को, एक इवेंट को रखने वाले हैं 7 से 8 जुलाई के बीच में। ये वर्कशॉप होगा दोस्तों ओडिशा के अंदर भुवनेश्वर में, और इस वर्कशॉप के दौरान जो हमारा मंत्रालय है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, ये ट्राइबेक्स नाम के इनिशिएटिव को लॉन्च करेगा। और ये जो ट्राइबेक्स होने वाला है, ये भारत का पहला एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा, स्पेशली किस चीज़ के लिए? ट्राइबल आर्ट्स के लिए। ट्राइबल पीपल की जो यहाँ पर कला है, उनका कल्चर, उनकी भाषा, उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज, उनका स्किल डेवलपमेंट, तो उसके लिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म रेडी करा जा रहा है, जिसका नाम होगा ट्राइब एक्स। ठीक है? अब मैं पहले आपको थोड़ा-सा इस नेशनल वर्कशॉप के बारे में बता देता हूँ, फिर हम लोग सेपरेटली ट्राइब एक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग वर्कशॉप समझते हैं, ये है क्या? तो ये पूरा क्योंकि ट्राइबल पीपल को लेकर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। 2 दिन का यहाँ पर ये इवेंट है। ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश में जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसी संस्थान जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर में स्टडी कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, उनके ट्रेडिशंस के बारे में जान रही होती हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के भी बारे में डिस्कशन होने वाला है इस इवेंट के अंदर। ठीक है? तो ये वर्कशॉप दिखाएगा कि सरकार के वो कौन-कौन से कमिटमेंट हैं, सरकार किस तरीके से आज ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, या जो ट्राइबल हेरिटेज है, जो धरोहर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या-क्या हम लोग कर रहे हैं। इसी के आधार पे आप देखोगे तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, यहाँ पर ये भी साइन हुआ है। बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के बीच में एक एमओयू साइन होने वाला है। और ये जो यहाँ पर साइन होगा, इसी के बेसिस पे हम ट्राइबेक्स को लेकर आएँगे। और ट्राइबेक्स जो यहाँ पे लॉन्च होगा, ये क्या है? आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ट्राइबल आर्ट्स को डेडिकेट किया गया है, ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल लैंग्वेज, ट्राइबल नॉलेज और ट्राइबल स्किल डेवलपमेंट को पूरी तरह से ये डिनोट करता है, या उसको कह सकते हैं डेडिकेट किया गया है। अब प्रश्न ये है कि ये जो ट्राइबेक्स है, वो एग्जैक्टली है क्या? मतलब ये समझ में आया क्या है? समझ में आ गया, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन पूछ सकता है आप लोगों से, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ट्राइबल पीपल में या ट्राइबल कम्युनिटीज़ आप देख पाओगे लगातार, इसमें से बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिसको हम लोग कई बार पीवीटीजीज़ कहते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज़ आपको ओडिशा में देखने को मिलती हैं,
आज देश में टोटल 75 पीवीटीजीज़ हैं, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कितने पीवीटीजीज़? 75 पीवीटीजीज़ हैं। यानी कि वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो काफ़ी पीछे रह चुके हैं, इनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। तो ऐसे यहाँ पर उनका बहुत सारा धरोहर, उनका ट्रेडिशनल नॉलेज ये खत्म हो रहा है। तो उसकी प्रोटेक्शन करना, ट्राइबल कल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैलाना, डिजिटल डेटा इकट्ठा करना ट्राइबल पीपल को, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ट्रेडिशन के बारे में। इससे हम रिसर्च को थोड़ा बढ़ा पाएँगे, कल्चर को प्रमोट कर पाएँगे, इनकी भाषाओं को प्रमोट कर पाएँगे। तो ये है एग्ज़ैक्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ट्राइबेक्स का। समझ में आ गया क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? बाकी हमने ट्राइबेक्स या आप कह सकते हैं ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक सेपरेट संस्थान है, जो ट्राइबल अफेयर्स को लेकर इनके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में रिसर्च करने का काम करता है। इसमें रिसर्च करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, कैसे हमें बचाना है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ट्रेडिशंस को, उन सब चीज़ों के ऊपर में डिस्कशन करता है। अच्छा, इन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए एक पूरा का पूरा डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है। उस डिक्लेरेशन का नाम है भुवनेश्वर डिक्लेरेशन। और मेरे हिसाब से मैंने कल आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन और पढ़ाया था, वो भी द हिंदू वाले वीडियो में, गुवाहाटी डिक्लेरेशन। मुझे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे जो गुवाहाटी डिक्लेरेशन है, ये किस चीज़ को लेकर बात करता है, किस चीज़ को लेकर डील करता है? क्योंकि अभी ब्रिक्स कंट्रीज़ के थ्रू गुवाहाटी डिक्लेरेशन अडॉप्ट करा गया है। जल्दी-जल्दी बताओ यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऐसे ही दोस्तों अब भुवनेश्वर डिक्लेरेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मेन पर्पज़ है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को और मजबूत करना। जितनी भी ऐसी संस्थान है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे रिसर्च करने का काम करते हैं, उनको मजबूत करने के ऊपर में यहाँ पर ये काम करता है पर्टिकुलर डिक्लेरेशन, कि उनमें नए बदलाव किए जाएँ, नई टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाए, कोलैबोरेशन बढ़ाया जाए, जिससे हम लोग ट्राइबल डेवलपमेंट का काम कर पाएँगे अक्रॉस द इंडिया। ठीक है? अब कुछ भी रिवाइज़ करना होगा तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिविजन पॉइंटर कि भाई यहाँ पर इसके ऑर्गेनाइज़र कौन है, मेन ऑब्जेक्टिव, वेन्यू, ट्राइबेक्स क्या है, ट्राइबेक्स के फीचर्स क्या हैं और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर में आता है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कशन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। एक-एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। कमेंट सेक्शन ऑन करो, ओपन करो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2 डालो और आंसर्स लिखना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज़ आर करेक्ट? इन तीनों में से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बताना है। पहला, क्या ये एक यंगेस्ट वाइस चांसलर रह चुके हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के? सेकंड, क्या इन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी को फाउंड किया था 1951 में? क्या इन्होंने आर्टिकल 370 को पूरी तरह से सपोर्ट किया था? तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है विद रेफरेंस टू इंडियन लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री को लेकर, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, कि सरकार ने यहाँ पर एक एक्सपोर्ट टारगेट सेट किया है $15 बिलियन का लेदर इंडस्ट्री के सेक्टर में, कि आने वाले समय पर हम $15 बिलियन का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेदर को। दूसरा कहता है 77% भारत का जो लेदर एक्सपोर्ट है वो केवल और केवल 15 कंट्रीज़ के अंदर ही जा रहा है, सीमित है। थर्ड स्टेटमेंट, ये जो सेक्टर है लेदर इंडस्ट्री, ये आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये प्रेजेंट है कि विद रेफरेंस टू ई सरस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ई सरस को लेकर आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, कि भाई ये एक ऑफिशियल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है दीनदयाल अंत्योदय योजना का, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का। सेकंड, इसको डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। थर्ड, ई सरस प्लेटफॉर्म जो है ये एक्सक्लूसिव मार्केट है, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स के लिए जो वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू बनाए जाते हैं। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है विद रेफरेंस टू रिसेंटली लॉन्च्ड ट्राइब एक्स। हाल ही में जो ट्राइब एक्स लॉन्च किया गया है, इसके बेसिस पे आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, बताना है तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, कि भाई ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के थ्रू लॉन्च करा गया है। सेकंड, ट्राइबेक्स को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है, यानी लॉन्च करने वाला ट्राइबल अफेयर्स है और इसको लागू करने वाला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ट्राइबेक्स का मेन फोकस है ट्राइबल आर्ट्स, ट्राइबल कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशनल नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट पे। तो बताएं तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है? 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जैक्टली सही है।
चलिए इनके आंसर्स आप फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आज के लिए हमारे लिए इतना ही डिस्कशन है। जो भी पीआईबी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब हम लोगों ने एक ही जगह पर सही तरीके से डिटेल से एनालाइज़ करे हैं, ऐसा नहीं है केवल ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया हो। कहीं पर कोई पीवाईक्यू हिट हो रहा है तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है। तो अब मिलेंगे सीधा द हिंदू के सेशन में, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कंप्लीट न्यूज़पेपर का, और कंप्लीट मतलब होलिस्टिक न्यूज़पेपर। चलिए आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।